हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर स्थिर विद्युत एवं क्षेत्र में हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कूलाम का नियम। वैसे मैंने आप लोगों को आवेश के बारे में बता चुका हूँ कि आवेश क्या होता है और इसके क्या क्या गुण होते हैं। उसमें हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय आवेशों में क्या होता है, आकर्षण होता है। आइए आज हम उसी सजातीय और विजातीय आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो बात ये थी कि 1785 में एक साइंटिस्ट हुआ, चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम करके, जिन्होंने सजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल और विजातीय आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर उसने एक नियम का प्रतिपादन करा, एक रूल्स डेवलप करा जिसे हम कूलाम के नियम के नाम से जानते हैं। कूलाम के नियम को किसने डेवलप करा? तो कूलाम के नियम को डेवलप करा किसने? सीए कूलाम ने। कब डेवलप करा? 1785 में। तो इस नियम के आधार पर हम ये जान पाएंगे कि सजातीय आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण कितना होता है और विजातीय आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण कितना होता है। इट मीन्स दैट कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का परिमाण कितना होता है हम इस नियम की सहायता से निकाल सकते हैं। वैसे नियम मतलब नियम होता है, लॉ मतलब लॉ होता है, जिसे हम और आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि इसको काफी एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक स्टेटमेंट के रूप में दिया जाता है जिसे हम एक नियम के नाम से जानते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि कूलाम का नियम क्या है और कूलाम अपने नियम में क्या कहता है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बोर्ड पर कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। इसमें आप देख सकते हो कि अच्छा, एक चीज और इसमें खास बात बताया कूलाम ने कि कूलाम का जो नियम है वो स्थिर बिंदु आवेशों के लिए बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, न कि बड़े आवेशों के लिए। बिंदु आवेश कहने का मतलब ऐसा आवेश जिसका आकार उन आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में क्या हो, नगण्य हो, उस प्रकार के आवेशों को हम बिंदु आवेश कहते हैं। दूसरा चीज ये स्थिर बिंदु आवेश कहा। स्थिर बिंदु आवेश मतलब इसमें आवेश ये स्थिर आवेशों के लिए सत्य माना जाता है, न कि गतिशील आवेशों के लिए। तो दो तीन चीजें आपको खासकर ध्यान में रखना है कि कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है, दूसरा चीज कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। तो आइए हम समझते हैं कि कूलाम ने अपने नियम में क्या कहा। तो कूलाम के नियम के अनुसार ये कूलाम ने अपने नियम में बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फिर से एक बार कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। फिर दूसरा बात इसने बोला तथा उनके बीच की दूरी, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से कूलाम ने अपने नियम में बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा चीज इसने यह बताया कि यह बल जो होता है उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। तो कैसे लगता है वो हम आगे जब डेरिवेशन करेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसके लिए हम कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं कि माना Q1 और Q2 परिमाण के दो स्थिर बिंदु आवेश है जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। आप देख सकते हो Q1 और Q2 परिमाण के दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। तब मान लो इसके बीच लगने वाला बल जो है मान लो कितना है, F है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, देखिएगा हमने बोला कि Q1 और Q2 परिमाण के दो स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। मान लो कि दोनों आवेशों के बीच
दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F हो, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F हो तो हम क्या करेंगे, कूलाम का नियम अप्लाई कर देंगे। तब क्या हो जाएगा, तब तो कूलाम के नियम से, अब कूलाम के नियम में हमने क्या पढ़ा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, यहां लगने वाला बल कितना है, F। क्या होता है, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, तो उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, तो ये Q1 इंटू क्या हो जाएगा Q2 के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती, तो हमने लगा दिया क्या, अनुक्रमानुपाती। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, दूसरा बात बोला उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यही लगने वाला बल, दिस फोर्स इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब F इज व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ज्वाइन कर देते हैं, तो हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे तो F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, r²। और हम जानते हैं कि जैसे प्रोपोर्शनल का साइन हटता है उसके जगह में क्या लग जाता है, कांस्टेंट का गुना हो जाता है। हम देख सकते हैं ये हो जाएगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल k इंटू Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, ये r²। ओके, जहां ये k जो आया, यहां हम k को क्या बोलते हैं, अनुपातिक नियतांक, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जो होता है, अनुपातिक नियतांक जो होता है, इसका मान जो होता है दोनों आवेशों के बीच माध्यम की प्रकृति और दोनों मापन की पद्धति। ये अनुपातिक नियतांक जो होता है वो दो बातों पर निर्भर करता है, एक तो दोनों आवेशों के बीच में माध्यम की प्रकृति और दूसरा जो है मापन की पद्धति। तो इस तरीके से बोल सकते हो कि k का मान जो होता है या अनुपातिक नियतांक जो होता है दोनों आवेशों के बीच रखे माध्यम की प्रकृति और मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। तो कैसे निर्भर करता है, आइए हम समझते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 देके छोड़ देते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। ओके, तो हम जानते हैं k का मान जो है मापन की पद्धति और दोनों आवेशों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे मापन की पद्धति में इन एसआई सिस्टम। आप लोगों ने 4 सिस्टम पढ़े, एसआई सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एफकेएस सिस्टम। ओके, तो आइए अपन देखते हैं एसआई सिस्टम में क्या होता है। एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा, एसआई सिस्टम में तो यहाँ पर हम 2 केस लेते हैं। कितना केस लेंगे, 2 केस लेंगे। यदि पहला केस नंबर 1, यदि दोनों के बीच वायु या निर्वात हो, दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो, तो इन दैट केस वी टेक k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या लेंगे अपन, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका वैल्यू, अच्छा विद्युतशीलता क्या होता है हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि एक्चुअल में विद्युतशीलता जो होता है माध्यम में विद्युत क्षेत्र रेखाओं के चालन को बताता है, उसकी चालन शक्ति को बताता है। खैर एनीवे ये चीज हम बाद में भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल समझते हैं एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका वैल्यू आप याद रख लीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका वैल्यू जो होता है 8.854, ये हो जाता है कूलाम स्क्वायर
कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 3 से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसी स्थिति में क्या हो जाएगा, के की जगह में हम क्या रख देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर। ओके, तो ये रहा अपन को, ये रहा फिर से हमको मिला दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, कब, जब दोनों आवेशों के बीच में माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो। ओके, आइए हम देखते हैं केस नंबर 2, केस नंबर, अच्छा इसको हम थोड़ा सा और कैलकुलेट करें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की अगर मैं बात करूं तो इसको हम थोड़ा कैलकुलेट करते हैं तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, 4 इंटू पाई का वैल्यू सबको पता है 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट कितना है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, सॉरी इंटू 10 टू द पावर -12। ओके, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हो जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, न्यूटन कूलाम स्क्वायर। तो इस तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर भी रख सकते हैं। ओके, तो आइए हम देखते हैं, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर। यू कैन ऑल्सो राइट दिस फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्जेस when medium between them is air or the vacuum, got it? ओके, आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2, आइए केस नंबर 2 पर हम चर्चा करते हैं, सॉरी केस नंबर 2 बोलता हूं, CGS सिस्टम में, कौन सी पद्धति में, CGS पद्धति में। अभी हमने कौन सा पद्धति देखा, SI पद्धति देखा, अब हम देखेंगे कौन सी पद्धति, CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में सॉरी इसमें अपन को देखना है, यहाँ पर केस नंबर 1 रहा, अब हम देखेंगे केस नंबर 2 के लिए, केस नंबर 2 के लिए। केस नंबर 2 यदि दोनों आवेशों के बीच कोई माध्यम हो, तो उस कंडीशन में हम K इज इक्वल्स टू क्या लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन। जहां एप्सिलॉन जो होता है इसे हम निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसकी माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता। तो यह आया निरपेक्ष विद्युतशीलता। इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला हो जाता है, फिर से हम समीकरण नंबर 3 से करेंगे, समीकरण नंबर 3 से, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर K की रिप्लेस में रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा R स्क्वायर। ओके, लेकिन कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो एप्सिलॉन क्या वैल्यू जो मिलता है हमको, एप्सिलॉन नॉट K मिलता है। एप्सिलॉन की वैल्यू कितना मिलता है, एप्सिलॉन नॉट K। तो इन दिस वे वी कैन पुट एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K। इन प्लेस ऑफ एप्सिलॉन वी विल पुट एप्सिलॉन नॉट K, देन वी गेट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन कितना R स्क्वायर। तो ये भी क्या है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का सूत्र है, कब, जब दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम रखा हो तब। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा ऐसे पद्धति में केस नंबर 1, यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो तो इस स्थिति में फोर्स का फॉर्मूला ये होगा, यदि दोनों आवेशों के बीच में कोई माध्यम रखा हो तब बल का सूत्र ये होगा। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट CGS पद्धति में। CGS पद्धति में
CGS पद्धति में। तो CGS पद्धति में क्या हो जाएगा, इसमें भी हम दो केस लेंगे। केस नंबर वन, यदि दोनों आवेशों के बीच वायु या निर्वात हो, दोनों आवेशों के बीच में क्या हो, वायु या निर्वात हो। वायु या निर्वात हो तो इस स्थिति में K इज इक्वल टू लिया जाता है 1। ये आपको याद रखना है। K इज इक्वल टू हम क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो 1 लेंगे तो इस स्थिति में समीकरण नंबर 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 से फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, K के रिप्लेस में मैं क्या रखूंगा, 1। तो K के रिप्लेस में 1 रखूंगा तो मिल जाएगा मेरे को Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा, R²। तो वी गेट अ फॉर्मूला F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R²। कब, जब कौन सी पद्धति में है, CGS पद्धति में। कब, जब दोनों आवेशों के बीच में माध्यम क्या हो, वायु या निर्वात हो। ओके, तो ये केस नंबर 1 रहा। अगर मान लो दोनों आवेशों के बीच में वायु या निर्वात के अतिरिक्त के पैरावैद्युतांक का अगर माध्यम रख दिया जाए या कोई माध्यम हो, तो उस स्थिति में क्या होगा, आप स्क्रीन पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं केस नंबर 2। स्थिति दूसरा मतलब यदि दोनों आवेशों के बीच के पैरावैद्युतांक, या आगे जाके पढ़ेंगे कि वैद्युतांक क्या होता है। के पैरावैद्युतांक का माध्यम होने पर हम K इज इक्वल टू हम पुट करते हैं 1/कैपिटल K। ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा, K के रिप्लेस में क्या रखूंगा, 1/K। तो ये 1/कैपिटल K इंटू क्या हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन R²। तो इस तरीके से ये फोर्स निकला किसमें, CGS पद्धति में, यदि दोनों आवेशों के बीच में माध्यम के पैरावैद्युतांक का माध्यम हो। तो इस तरीके से कूलाम के नियम में हमने देखा और समझा कि कूलाम ने अपने नियम में क्या कहा, और उस नियम के आधार पर हमने दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का फॉर्मूला निकाला। बल का फॉर्मूला निकालने के बाद हम क्या किए, अलग अलग पद्धति में उसका कैलकुलेशन किए। एसआई पद्धति में बल कितना होता है, CGS पद्धति में बल कितना होता है, दोनों पद्धतियों में हमने बल देखा। आई होप कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिजिक्स इज नथिंग बट प्रैक्टिस। आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, डेफिनेटली योर फिजिक्स विल बी परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।